जाने वाले रे रिमझिम पड़े फुआर तेरा से दिन से पिया दिल ले गए। जिन गानों के क्लिप अभी आपने सुने हैं, ये मौसीकार आजम ख्वाजा खुर्शीद अनवर के वो सदाबहार गाने हैं जो आज भी दिलों को गरमाते हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर किस कदर ऊंचा मुकाम रखते थे और गाने तख्लीक करने का उनका अंदाज बिल्कुल अनोखा था। कोई मौसीकार ऐसा तरीका अपना ही नहीं सकता था जो ख्वाजा साहब ने अपना रखा था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर हिंदी और उर्दू फिल्मों के पहले और आखिरी मौसीकार थे जो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता थे। उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मगर जितना काम किया वो आज भी हिंदी और उर्दू गाने सुनने वालों को अच्छी तरह याद है। हिंदी फिल्मों के शहनशाही गुलकार सहगल ने अपनी फिल्म परवाने का आखिरी गाना ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुन पर ही गाया था। ख्वाजा साहब पहले मुसलमान मौसीकार थे जिन्हें 1949 में इंडिया ने बेहतरीन मौसीकार का क्लेयर अवार्ड दिया था। बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड को पहले क्लेयर अवार्ड के नाम से पुकारा जाता था। शंकर, जैकी चैन और रोशन जैसे बड़े बॉलीवुड के मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की चौखट पर सर झुकाकर बैठा करते थे और यही रुतबा बाद में उन्हें पाकिस्तान में भी मिला था। पाकिस्तान में ख्वाजा साहब की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म इंतजार और हीर रांझा थी। उनके गानों की धुनें ख्वाजा साहब ने माचिस की डिबिया बजाकर तख्लीक की थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक मनमौजी दरवेश मगर इनकलाबी मौसीकार थे। 1935 में उन्होंने जीसी कॉलेज लाहौर से एमए फलसफा में टॉप किया था और फिर अगले साल मुकाबले का इम्तिहान देकर उसमें भी टॉप किया था और ब्यूरोक्रेट अफसर बनने के लिए अपनी अहलियत साबित कर दी थी। मगर इनकलाबी सोच की वजह से अंग्रेजों ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर को इंडियन सिविल सर्विस के लिए नाअहल करार दे दिया था। उनका जुर्म यह था कि वो भगत सिंह जैसे इनकलाबी की तंजीम के रुकन रह चुके थे। अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अंग्रेजों को ख्वाजा खुर्शीद अनवर से इस वजह से भी खार थी जब एमए फलसफा करने के बाद उन्हें कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल दिया जाना था और उनका नाम अंग्रेज वाइस चांसलर ने पुकारा तो वो गोल्ड मेडल वसूल करने नहीं पहुंचे और अंग्रेज सरकार तक यह मुखबरी की गई कि वो किसी अंग्रेज के हाथों से गोल्ड मेडल वसूल नहीं करना चाहते थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर इंडियन सिविल सर्विस में मुंतखब ना हो सके तो ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन कर लिया था और फिर इसी तरह उस वक्त के बड़े मारूफ डायरेक्टर कारदार से उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने हिंदी फिल्म कड़माई की मौसीकी तरतीब दी थी। ख्वाजा साहब 1952 में पाकिस्तान आ गए थे। ख्वाजा साहब का कमाल यह था कि हारमोनियम पर धुन तख्लीक करने से पहले माचिस की डिबिया बजाकर उस पर धुन बनाया करते थे और ये ऐसा फन था जो इसके बाद कम ही लोगों को नसीब हुआ कि वो किसी मौसीकी के आला के बगैर मौसीकी तरतीब देने के काबिल हो जाते। ख्वाजा साहब के ज्यादातर गानों की धुनों के अंतरे माचिस की डिबिया पर तख्लीक हुआ करते थे। इसकी वजह यह थी कि ख्वाजा साहब सिगरेट नोच थे। सिगरेट लबों पर दबाकर वो वजदानी तौर पर डिबिया बजाते थे और फिर गाने की धुन उनके जहन में उभरने लगती और गाने की मौसीकी मार्ज वजूद में आ जाया करती थी। ख्वाजा साहब ने पाकिस्तान आने के बाद फिल्म इंतजार, मिर्जा साहिबा, ज़हर इश्क, कोयल, अयाज, घूंघट, हवेली, शीरीं फरहाद, हीर रांझा, मिर्जा जट और सलाम में मोहब्बत ऐसी 18 फिल्मों की मौसीकी दी थी। ख्वाजा साहब ने घूंघट, हैदर अली और हमराज ऐसी फिल्मों की हदायतकारी भी की थी। ख्वाजा साहब की शख्सियत और उनके फन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आइंदा वीडियोस में ख्वाजा साहब की बहुत सारी राज की बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको ख्वाजा साहब के उस काम के बारे में बताने लगा हूं जो आज तक कोई मौसीकार नहीं कर सका। उन्होंने मौसीकी के रागों पर तहकीकी काम करके ऐसी कैसेट्स बना डाली थी जो हर गुलकार की पहचान होती, सुर, लय और धुनों को महफूज करने का भी बायस बन गई थी। ख्वाजा साहब बज़ाहिर बड़े पुरसकून रहा करते थे और बेताल्लुक सा उनका वजूद नजर आता था, मगर उसके अंदर एक आग सी भड़कती रहती थी। मौसीकी का एक मैदान था जहां उनकी जंग होती रहती थी जो उनके जहन में बिरपा रहती थी। वो हरदम मौसीकी की जुस्तजू में रहते थे। उन्होंने अपनी जवानी का खासा हिस्सा हरियाणा के इलाके में बसर किया था। यही वजह है हरियाणा की लोक मौसीकी और ग्वालियर घराने का रंग उनकी मौसीकी में झलकता नजर आता है। पंजाब की लोक मौसीकी पर उन्हें अबूर हासिल था और इसको वो नहायत चाबक दस्ती से और खूबी से अपनी धुनों में इस्तेमाल करते थे। मगरबी मौसीकी पर भी उन्हें दस्तरस हासिल हो चुकी थी, मगर वो उससे मुतासर नहीं हुआ करते थे। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी सकाफत और मौसीकी को वो बुलंद तरीन समझते थे। मौसीकी की तख्लीक में ख्वाजा साहब एक बेचैन और मुस्तरब रूह के मानंद नजर आते थे। वो महज मौसीकार ही न थे, उन्हें इल्म मौसीकी का माहिर स्कॉलर या म्यूजिकोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता है। यही वजह है कि बहुत कम मौसीकारों ने बरसगीर की मौसीकी पर ऐसी अनमिट छाप छोड़ी है जैसी कि उन्होंने सब्त की है। मौसीकी, राग, रागनी और सुरताल के अलावा उन्हें नगमगी या गीतों का भी मुकम्मल इल्म था। गीतों के लिए वो ऐसे अल्फाज को तरजीह देते थे जिनमें नगमगी और मौसीकियत होती थी। ख्वाजा साहब ने मौसीकी के मुख्तलिफ नामवर घरानों के बारे में तफसीली रिसर्च की थी और उन्होंने इसका एक मजमुआ भी तैयार किया था जिसमें 90 रागों के अंतरे और अस्ताइयां और मुख्तलिफ घरानों के अंदाज यकजा कर दिए गए थे।
یہ خواجہ صاحب کا ایک یادگار کارنامہ ہے جو خاص طور پر میں اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ کیسٹوں کے اس مجموعے کا نام خواجہ صاحب نے آہنگ خسروی رکھا ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک راگ مالا جس کے 10 کیسٹس موجود ہیں۔ ان میں 90 راگوں کی کلاسیکل کمپوزیشن پر مشتمل کیسٹس بھی موجود ہیں۔ اس میں خواجہ صاحب کی آواز میں کمنٹری بھی شامل ہے۔ دوسرے حصے کا نام گھرانوں کی گائکی ہے۔ یہ 20 کیسٹوں پر مشتمل ایسا خزانہ ہے جو موسیقی کے دلدادہ لوگوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں۔ ان 20 کیسٹوں میں تمام مشہور گھرانوں کے گانے والوں کی آوازیں اور گانے ریکارڈ کیے گئے تھے جو آج ایک نعمت کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر وقت مہلت دیتا تو خواجہ صاحب موسیقی کے حوالے سے بہت سرمایہ فراہم کر سکتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ سفید پوشی برقرار رکھنے اور ذریعہ معاش کے لیے وہ کام بھی کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا کرتا تھا۔ انہیں مالی فائدے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کسی ادارے نے انہیں مناسب سہولتیں اور وسائل فراہم کیے، ورنہ وہ بہت عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے تھے۔ فلمی موسیقی کے علاوہ کلاسیکل موسیقی کے علم میں بھی ان کی خدمات نادر اور ناقابل فراموش ہو جاتی تھی۔ پھر بھی وہ جو کچھ کر گئے وہ بھی دوسرے ہزاروں پر بھاری ہے۔ ہو جانا